वेलकम टू शेयर स्टडी फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 ऐसी लॉजिकल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिनका जवाब देने के लिए आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो बड़े ही आसानी से इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके लिए, बताइए 1 किलो रुई और 1 किलो पत्थर में से ज्यादा भारी क्या होगा। सवाल एक बार ध्यान से सुने। 1 किलो रुई और 1 किलो पत्थर में से ज्यादा भारी क्या होगा। पहली बार में इस सवाल का जवाब बहुत से लोग गलत देते हैं क्योंकि वो एक बात नोटिस करना भूल जाते हैं। अगर आपने जवाब दे दिया है तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब है दोनों में से कोई भी ज्यादा भारी नहीं है, दोनों में ही बराबर वजन है। अगर आपने सवाल को ध्यान से देखा तो यहाँ पर लिखा है 1 किलो रुई और 1 किलो पत्थर। रुई और पत्थर पहले से ही तौल कर बता दिए गए हैं कि दोनों 1-1 किलो हैं, तो फिर दोनों में से ज्यादा भारी कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ही 1-1 किलो हैं। अगर आपने सही जवाब दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट हैं। चलिए अगले सवाल को ट्राई कीजिए। सवाल है, भारत में बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा का नाम बताएं जिसे उल्टा या सीधा बोलने पर एक ही अर्थ निकलता है। अगर पहेली के रूप में कहें तो 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया है तो इसका सही जवाब है मलयालम। ये एक भाषा है भारत की और इसे अगर आप उल्टा बोले तो भी मलयालम बनता है, सीधा बोले तो भी मलयालम बनता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि एक इंटरेस्टिंग जीके है। सवाल ये है कि आपको बताना है कि एक मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं। अमूमन लोग सोचते हैं कि मच्छर का केवल डंक ही होता है लेकिन दांत नहीं होते, लेकिन असल जवाब तो इसका ये है कि मच्छर के मुंह में टोटल 47 दांत होते हैं। अगर आपने उसके डंक को देखा हो तो उस पर छोटे छोटे 47 दांत बने होते हैं जिनकी मदद से ही वो किसी भी परत को भेद सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में इस वक्त इंटरनेट का बहुत ही तेजी से इस्तेमाल होने लगा है, तो आपको बताना है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला कौन सा शहर है। पूरे देश में एक शहर का नाम बताना है जहाँ पर इंटरनेट पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, आपका जीके एकदम स्ट्रॉन्ग है, और अगर नहीं आता है तो इसका सही जवाब है मुंबई। हमारे देश भारत में मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर ये पता चला है कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस शहर में होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि काफी ट्रिकी है, आपको ये बताना है कि वह क्या है जो खाना देने पर जीता है लेकिन पानी देने पर मर जाता है। एक बार फिर सुने, वह क्या है जो खाना देने पर जीता है लेकिन पानी देने पर मर जाता है। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया है तो इसका सही जवाब है आग, फायर। आग में आप जो कुछ भी डालेंगे वह जल जाता है और आग और भी तेजी से जलती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप आग में पानी डालेंगे तो ये बुझ जाएगी, मर जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे 5 इंटरेस्टिंग और लॉजिकल क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आगे भी इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहने के लिए अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। वो हमारी जिंदगी को खराब किया है। हम तेरा बच्ची से रखते हैं। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। यार है? जी आप ही हैं? कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
हम पत्रकार हैं, नाम है आलोक झा। भारत समाचार अखबार में लिखते हैं। सुने आप कई सालों से पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? अपना कब्र खोद रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। तो क्या कहें कि ताजमहल बना रहे हैं। अरे आप तो बिगड़ गए। लोग कहता है हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है। आप अपना टाइम खराब मत करिए। ये भीतर का घाव है, जब तक ये टूटेगा नहीं भरेगा नहीं। बहुत भारी काम ले लिए हैं। ठीक है, टूट जाए तो बताइएगा, आपका फोटो छाप देंगे अखबार में। बड़े हिमायती बन रहे हैं। तो आइए, तनी हाथ लगवाइए। आइए। क्या हालचाल दशरथ भाई? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। और एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। साला अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? आप तो कमाल कर दिए। दशरथ मांझी, आप सुपरमैन हैं। आप मिस्टर इंडिया हैं। अकेले ही छेनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ठेपा मार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का भी, पर वक्त सिर्फ उसका आता है जो पलट कर ऊपर आता है। आज कुछ नहीं बचा, पर खुश हूं। अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, फर्क तभी आता है। कर अपॉर्चुनिटी के बीच में ही तो चांस मिलता है, और जो उस चांस के साथ रोमांस करता है वही असली राजा कहलाता है। क्या है ना कि अपनी जिंदगी में कोई क्वीन नहीं है, इसलिए पत्तों में भी नहीं आती। जिस दिन अपनी लाइफ में आएगी ना, तो फिर देख अपना लक कैसे बदलता है। जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए, तभी तो जेब भर जाने के बाद उन सपनों को सच किया जा सकता है मेरे भाई। अरे क्या हारता हारता रट्टे जा रहा है यार। जो हारता है वही तो जीतने का मतलब जानता है। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। करियर को मैंने करियर नहीं माना है, मैंने अपना पैशन माना है। और जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहना, वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता। आई एम वेटिंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट वर्किंग। जब से मैं पैदा हुआ तब से आज तक कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। माई रूटीन स्टार्ट्स एट मॉर्निंग 4 o'clock। यही एक मौका मिलता है 1 घंटे का, 4 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि मैं जब अकेला रहता हूँ। एंड दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन आई थिंक कि अब मैं क्या करूंगा। अ पर्सन नीड्स एवरी डे 1 घंटा तो कम से कम चाहिए खुद के लिए। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है, किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है, मैंने कहा एक्टर हैं। बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा समझता था वो। और शिप्रा, मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूं इस चीज का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा। मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी और हजारों लाखों मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो, हीरो तो जो है ऐसा होता है। लेकिन इन सब ऑड सिचुएशंस के बावजूद भी गए। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो अलग क्या करूं, अलग क्या होना चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी, जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली। 3 साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहां पे, और अपनी एक क्राफ्ट के बारे में समझा कि एक्चुअली इस पर्सनैलिटी में अगर मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूं, उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ्ट, उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हवा में नहीं कि जैसे पहले होता था, अरे यार तो बहुत खूबसूरत दिखता है, फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। किसी चीज़ को बारीकी से जानना, उसके लिए ट्रेनिंग की, एक्सपर्ट्स की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे, आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग गए, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो के, भाई हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या? तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था, और वो बात भी सही थी, क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई इतना बड़ा, कोई इतनी सी पर्सनैलिटी का 5 फुट 6 इंच का आदमी, पतला दुबला सा, मरियल सा, कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं, हीरो भी बन सकते हैं, स्टार भी बन सकते हैं। ऐसा चलन था ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग। मैंने ट्रेनिंग ली थी और अपनी क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं, और उस चीज का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं, उसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना, तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो। तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो, कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं, पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट। एक मैंने कहीं सुना था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेलियर भी होते हैं, कई बार फेलियर होते हैं। कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी झेला है, बहुत बार फेलियर हुए हम लोग। लेकिन एटलीस्ट हमें
इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 100 बार एक्सपेरिमेंट किए अपनी जिंदगी में। 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फॉर्मूला तो ये था बल्ब बनाने का, तो एटलीस्ट उसको ये, उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि 100 जो तरीके हैं, 100 तरीकों से बल्ब नहीं बनता, ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको। जब हम लोग मुंबई आए तो हमें मालूम था हमारे पास पर्सनैलिटी नहीं है, हमारे पास बैक नहीं है, या हमारे फादर दादा परदादा तो फिल्म इंडस्ट्री में है नहीं, हम ही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे, आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे, उनका एक्सपीरियंस सुनते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे। तो आई थिंक मेरे पास 15 साल तक, 10-12 साल तक कोई काम नहीं था। जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घर में आके बैठ जाता, पूरे साल खाली बैठे रहते थे हम लोग। लेकिन एक चीज थी कि लोगों के बीच में रहते थे। लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हुआ हमें कि तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही तरह की एक्टिंग होती है। हजारों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन एक्टिंग सिर्फ एक ही तरीके से होती है हमारे यहाँ। तो मुझे लगा यार ये, मैं तो ट्रेन भी हूँ, मुझसे अपनी आर्ट भी आती है, और हजारों लोगों को मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, तो ये तो सबसे अच्छा सूत्र है। इससे तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। तो जब ये सूत्र पता चला मुझे कि अब मैं ये जो हजारों लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उन्हीं में से वो एक इंसान होगा। उसी में वो ठाकरे, बाड़ा साहब ठाकरे होंगे, उसी में मंटो होगा, उसी में गणेश गायतोंडे होगा, उसी में फैजल खान होगा, उसी में माजूमदार साहब होंगे। तो इस तरह के, ये कब हुआ? जब हमने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, लोगों के बीच में रहे। मैं 15 साल के बाद जो मेरी लाइफ थी, जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था, अब फॉर्चुनेट अपने आप को समझने लगा था कि थैंक गॉड कि मुझे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला। तो कभी भी आई थिंक मुझे लगता है कि कभी भी जब आप स्ट्रगल कर रहे होते ना, वो एक मौका होता है आपके पास, वो एक चांस होता है आपके पास कि कैसे उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप। तो मेरी लाइफ बहुत ही, आज जब मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ था जो 15, 10, 12 साल मैंने बिना काम के गुजारे, जो लोगों के बीच में रहा था, मैं आज वो काम आ रहा है मेरे। जहाँ जरा सा कोई कैरेक्टर मिलता है तो आदमी इसलिए कनेक्ट करता है उनसे कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पड़ोस का ही, आसपास का ही ये बंदा। मैंने देखे हैं इस तरह के लोग। आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी जीत है एज एन एक्टर। ऑफ कोर्स स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था, 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत ज़्यादा वो भी हुआ कि यार छोड़ के चले जाते हैं, कुछ काम मिल नहीं रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, आई डोंट नो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर ये होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है ना एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा। तब मोबाइल नहीं आए थे, पेजर आए थे, तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग। जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी माँ मुझे एक लेटर लिखती थी। उसको लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते थे, तू तो इंसान है, तू तेरा दिन भी बदलेगा।
तो उन सब चीज़ों को देख के कोई एक शेर, कोई एक कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेट करती है, जो लाइन्स आपको, उनका रहना, उन पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ाने के लिए। और जब ख़राब वक्त होता है आपको वो लाइन्स, वो पोएम्स, वो सारी चीज़ें आपको संबल देती हैं, मजबूती देती हैं, ताकत देती हैं। और मैं जिस गांव से आया था, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के एक छोटा सा गांव था बुढ़ाना, जब हमने शुरुआत की थी वहाँ पे, जब मैं था वहाँ पे लाइट भी नहीं थी। 1 घंटे के लिए रात में कभी आ गई, या 1 महीने के बाद हल्का सा मुंह दिखा के चली गई। इस तरह की लाइट इस तरह होती थी। वही लैंप में पढ़ना स्टार्ट किया, लैंप। तो छोटे से गांव से आने के बावजूद फिर दिल्ली मतलब छोटा सा, उससे बड़ा शहर भी हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या है, मतलब डर लगता था। मैं जब मुंबई में आया था तो मैं 15 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं कि इतनी स्पीड में तो हम चल ही नहीं पाएंगे, इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह के डर थे। लेकिन ऐसी जगह पे आ गए थे कि अब जाना भी मुश्किल था। तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे, वापस इसलिए नहीं जा सकते थे कि बहुत सारे डर थे। वापस अगर चले गए तो थिएटर के जो मेरे दोस्त थे वो बोलते, क्यों भाई वापस आ गए तुम भी, जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे थे तुम भी वापस आ गए, चलो लग जाओ ठीक है। गांव में इसलिए नहीं जाता था अपने कि जो पहले ही बोलते थे वो लोग के शक्ल तो देख ले, फिर हार के उनके सामने चला गया तो क्या बोलेंगे वो तो वही बोलेंगे कि हमने तो पहले मना किया था कि मत जाओ, क्या सूरज शक्ल थोड़ा ही थी तुम्हारी स्टार बनने की, एक्टर बनने की। तो ये बहुत सारे डर थे जिसकी वजह से मैं अपने ना तो गांव जाता था, ना जहाँ से ट्रेनिंग ली थी दिल्ली से, ना वहाँ जाता था। मैंने जो भी है मरना जीना मुंबई में ही होगा। रही बात सक्सेस की, सक्सेस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी। इंसान का काम होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो, और पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन के साथ लगे रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पैशन से क्या होता है, जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है। जैसे जब आप समंदर में देखते हैं, समंदर की जब गोता मारते हैं, नीचे जाते हैं तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाई देना शुरू। ऐसी आपका भी फील्ड है, कोई भी हर फील्ड ऐसा ही होता है, उसमें असीम संभावनाएं होती हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आई थिंक दुनिया का हर काम में इतनी पॉसिबल। सिर्फ अगर एक दर्जी है पैंट सीता है, 1000 तरीके की पैंट सी सकता है वो, अगर वो चाहे तो। अगर उसने नहीं चाहा तो वो जो ट्रेंड चला रहा है वही सीता जाएगा। लेकिन अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो 1000 तरीके की पैंट उसी में 1000 तरीके की सी देगा वो पैंट। ऐसे हर फील्ड में पॉसिबिलिटीज बहुत होती है और एक परफेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग इसलिए ली कि परफेक्शन आ जाए अपने काम में। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल सुना था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये चूँकि मैंने बचपन में सुनी थी, उन पे दिमाग, उन्हीं को अपनी लाइफ बना के आगे बढ़ा तो आज यहाँ पे हूँ। इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं, उनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। बताते हैं कि एक बहुत बड़े, पता नहीं ये सच है झूठ है, मुझे नहीं इतना ज़्यादा नहीं मालूम, बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए, लेकिन वो पहले मोची थे, जूता सीते थे। लेकिन जूता जहाँ से सीते थे ना, वहाँ से कभी फटता नहीं था वो, भले दूसरी जगह फट जाए लेकिन वहाँ से नहीं फटता था, क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना। काम भले वो है वो, लेकिन उस काम में भी उनका पैशन है। तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए कि यार जूता फट गया लेकिन सिलवाना वहीं जाके, क्योंकि वहाँ अगर उन्होंने सी दिया वहाँ पे, जिंदगी भर वहाँ से जूता नहीं फटेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों में
ये जो परफेक्शन, पैशन, ये सारी चीजें होती है जो आपका आगे बढ़ाती है, बहुत आगे ले जाती है। लेकिन उसके वही है, कुछ चीजों का होना वाकई बहुत जरूरी होता है। फिर एक्सपीरियंस आपका, आपकी नॉलेज। जैसे मेरा मानना है कि मैं कभी, मैं आई एम सॉरी टू से, बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूं। मेरे सामने आज तक मेरे सामने लकीली कोई चीज नहीं हुई कि मैं लकीली यहां तक पहुंच गया। आज जो आप प्रोमो देख रहे थे, जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी, मैं लकीली नहीं पहुंचा हूं यहां पे। मैंने उसके लिए मेहनत की है, मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठी की है, मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है। सबको पैसे की इंपॉर्टेंस तो पता है। क्या आप में से कोई भी है जो डेली उठ करके सुबह अपने पैसे को आग लगाता है? कोई नहीं है। पैसे की वैल्यू हमको पता है। 100 रुपए बचाने के लिए पता नहीं कितने धक्के खाते हैं, अपना कितना टाइम खराब कर देते हैं। पैसे की वैल्यू हम सबको पता है, वो किसी को भी सिखाने की जरूरत नहीं है। टाइम की वैल्यू हमको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारी विजन बहुत ही शॉर्ट टर्म है। अगर विजन लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे लिए टाइम की क्या वैल्यू है। जैसे आज अगर आप स्टूडेंट हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो आज एक्चुअल में अभी इस स्टेज में आपके लिए टाइम की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। अगर टाइम वेस्ट करते भी हो तो क्या हो जाएगा? अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो क्या लॉस हो रहा है आपको अगर आप अपना टाइम खराब करते हो? तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, बस खत्म। अगर मैं अगले 1-2 साल, 3 साल या 4 साल तक की बात करूं तो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। लेकिन अगर इसी विजन को हम लॉन्ग टर्म कर दें कि आज जो आप टाइम खराब कर रहे हो उसकी वजह से अगले 10 साल में या 20 साल में आपका कितने का नुकसान होने वाला है। 10 साल बाद आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? सारे ही चाहते हैं। अच्छे पैसे की डेफिनेशन क्या है आज के टाइम में? क्या 5,000 रुपए महीना अच्छा पैसा है? लाख रुपए महीना, चलो मान लेते हैं, इसी को हम एक बेंचमार्क पकड़ लेते हैं। कितने हैं आप में से जो अगले 10 साल बाद लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हैं और उनको अंदर से लगता है कि वो कमा सकते हैं? कितने हैं जो ये कहते हैं कि अगले 10 साल बाद अगर मैं महीने का 50,000 रुपए भी कमा रहा होऊंगा तो बहुत है? कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगले 10 साल बाद अगर मेरे को 20,000 रुपए महीने का भी आ जाए? 10 साल बाद की बात हो रही है, तब तक इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी होगी, महंगाई बढ़ चुकी होगी, हर चीज महंगी हो चुकी होगी। अब कितने हैं जो कहते हैं कि अगले 10 साल बाद अगर मेरे को 20,000 रुपए महीने का भी आ जाए तो बहुत है? कोई नहीं चाहता। सब अंदर से क्या चाहते हैं कि लाख रुपए महीने का है। बट कड़वा सच क्या है? बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स कि हमें पता है कि कितने लोग कितना कमाते हैं, उसके बेस पे अगर हम एक सेग्रीगेशन करें कि इंडिया में कितने लोग हैं, किस किस तरह के हैं और कितना कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, तो एक रियलिटी क्या है। यहां पर अभी 90% लोगों ने अपने हाथ उठाए कि हम 1 लाख या उससे ज्यादा कमाना चाहते हैं और कमा सकते हैं, हम डिजर्व करते हैं। बट क्या एक्चुअल में 90% लोग 10 साल बाद लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे? रियलिटी क्या है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से 90% ने अपने हाथ ऊपर करे थे कि वो 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। रियलिटी क्या है? 10 से 20% ऐसे लोग होंगे जिनका ये ड्रीम अचीव होगा, ड्रीम पूरा होगा, बाकियों का ये सपना ही रह जाएगा। जो डिजर्व करेगा वो आएगा। अब डिजर्विंग कैसे बनते हो आप? क्या एकदम से बन जाते हो, ओवरनाइट बन जाते हो कि रात को सोए और सुबह उठे एकदम से डिजर्विंग हो गए? ऐसा होता है? कैसे बनते हैं डिजर्विंग? कि अगले 10 साल में जो आप करने वाले हो वो डिसाइड करेगा कि आप डिजर्विंग हो या नहीं हो। क्या करने वाले हो मतलब अपने टाइम को कैसे यूज करने वाले हो। कि अगले 10 साल में आप अपना जो टाइम है, जो लिमिटेड है आपके पास में, जो 10 साल है, ये एक तरीके से क्या हुआ, जैसे बिजनेस करते हैं तो एक अमाउंट होती है, एक कैपिटल होता है जिससे हम बिजनेस को शुरू करते हैं, तो एक कैपिटल हो गया। इसको कैसे इन्वेस्ट करते हो, कहां इन्वेस्ट करते हो? स्मार्टली करते हो, वाइजली करते हो, या बेवकूफों की तरह करते हो, या इसको वेस्ट करते हो? समझना ध्यान से, ऐसे बिजनेस में नहीं होता कि जो कैपिटल है उसको अगर ढंग से समझदारी से इन्वेस्ट किया जाए, प्रॉपर ब्रेक डाउन करके कि इतना पैसा इसमें लगाना है, इतना प्रोडक्ट में लगाना है, इतना मार्केटिंग में लगाना है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन में लगाना है। अगर वो बंदा ढंग से प्लानिंग के साथ प्रॉपरली इन्वेस्ट करे, स्मार्टली इन्वेस्ट करे, तो चांसेस है कि जो उसकी कैपिटल है वो 10 गुना भी हो सकती है, 100 गुना भी हो सकती है, 1000 गुना भी हो सकती है। और अगर वो बेवकूफों की तरह इन्वेस्ट करे या उसको वेस्ट कर दे, पता लगा बिजनेस की कैपिटल उसने अलग करी थी और उससे अपनी अय्याशी कर रहा है, तो क्या होगा? 0। ऐसे ही टाइम के साथ
कि जो 10 साल है ये आपकी कैपिटल हो गई एक तरीके से। इसको आप कैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, इसको आप कैसे यूज करने वाले हो, ये डिसाइड करेगा कि आप उस 20% में आओगे या नहीं आओगे। जिसने भी लाइफ में कुछ भी ढंग का किया है उसको ये कैलकुलेशन समझ आती है। वो क्या है, उसके लिए टाइम की वैल्यू पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर पैसा चला भी जाता है तो टाइम से आप वापस से पैसे को अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम चला गया तो कितना भी पैसा खर्च कर लो, जो टाइम गया सो गया, वो वापस नहीं आने वाला। जिंदगी में अगर अच्छे लोगों का साथ मिल जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, जिंदगी सुंदर हो जाती है। पर जिंदगी में अगर गलत लोग आ जाएं, मतलबी लोग आ जाएं, तो वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। आपकी जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, सही लोग होते हैं, वो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पर जो मतलबी लोग होते हैं वो आपकी जिंदगी में सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, दुख देने के लिए ही आते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे बचें? कई लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता है, पता नहीं चलता है, कैसे पहचाने कौन मतलबी है, कौन अपना है। ये 10 निशानियां हैं एक मतलबी इंसान की, 10 पहचान है। अगर आप इन बातों पे ध्यान देंगे तो आपको झट से समझ आ जाएगा कि ये इंसान आपके साथ सच्चा नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। सबसे पहली बात, देयर वर्ड्स एंड देयर एक्शंस आर एंटायरली डिफरेंट। वो जो कहते हैं और जो वो करते हैं वो पूरी तरह से अलग होता है। मतलबी इंसान आपसे बड़ी बड़ी बातें करता है, आपको बड़े बड़े वादे करता है, पर जब करने पे आओ तो कुछ भी नहीं होता। और ये बात आपको शुरू से ही चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि उनके शब्द और उनके कर्म कभी नहीं मिलते। वो सिर्फ वही बातें कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। उनकी बातों में कोई अर्थ नहीं होता है, सिर्फ शब्द होते हैं। और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सामने वाला कहता बहुत कुछ है पर वैसा कुछ करता नहीं है। इसका मतलब वो मतलबी इंसान है, उसे सिर्फ खुद से मतलब है। दूसरी पहचान, दे आर ओनली विद यू व्हेन दे नीड यू। वो सिर्फ आपके साथ तब होते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। फिर वो आपको अपना भगवान भी बना लेंगे कि हमारा काम कर दे, हमारे लिए ये कर दे, हमारे दुख में हमारा साथ दे दे। उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं होता, बस वो आपको यूज करना जानते हैं कि कब आपको कहां कैसे यूज करना है। और तीसरी बात, दे कांट कीप देयर ओन प्रोमिसेस। वे अपने ही किए हुए वादों को तोड़ देते हैं, अपने ही लिए हुए फैसलों से मुकर जाते हैं। हालांकि वो वादे भी उन्होंने किए, वो कमिटमेंट भी उन्होंने ही किए, वो फैसले भी उन्हीं के थे, पर फिर भी वो अपने हर वादे से, हर कमिटमेंट से, हर फैसले से मुकर जाते हैं। अगर आपके साथ भी लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है, वो इंसान गलत है आपकी जिंदगी के लिए। चौथी बात, दे ऑफ्टन लाई टू यू। मतलब इंसान कभी सच्चा नहीं होता, क्योंकि जो इंसान स्वार्थी होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो सही गलत नहीं सोचता, वो सच और झूठ नहीं सोचता। तो जो मतलबी इंसान होगा वो आपसे हमेशा झूठ ही बोलेगा, सच उसके मुंह से निकलता ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मैं लोगों को अच्छा कैसे लगूंगा। इसीलिए बुरा होते हुए भी लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए वो हमेशा झूठ बोलता है, ताकि सब मुझे अच्छा समझें। पांचवी बात, दे मेक प्लान्स बट दे डोंट कीप। वो खुद ही योजनाएं बनाते हैं, खुद ही प्लान्स बनाते हैं और एन मौके पे खुद ही कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होते। खुद ही आपके साथ कुछ करने की योजनाएं बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, घूमने के प्लान बनाएंगे, पर वो खुद ही कैंसिल कर देते हैं, खुद ही बदल देते हैं। और ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या जिनसे आप प्यार करते हैं ऐसे लोग भी हो सकते हैं। और छठी बात,
दे डिसअपियर व्हेन यू नीड देम मोस्ट। जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं सोचते आपके बारे में। उन्हें पता है अभी इस वक्त में इसके साथ रहे तो इसकी मदद करनी पड़ेगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप दुखी हैं, सुखी हैं, जिंदा हैं, मर गए, क्योंकि वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। कई लोग कहते हैं कि जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, जब हमें जरूरत होती है वो लोग गायब हो जाते हैं। तो आप समझ जाओ कि वो इंसान मतलबी है, उसे आपसे कोई लेना देना नहीं। सातवीं बात, दे ऑलवेज प्रिटेंड टू ट्राई टू प्लीज एवरीवन। वो हमेशा ये प्रिटेंड करते हैं या दिखावा करते हैं कि वो लोगों को खुश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सबका अटेंशन उन्हें मिले, सबकी तारीफें उनको मिले, सब उनके लिए अच्छा बोले। तो वो सबकी नजर में दिखावा करते हैं। वो किसी के साथ भी सच्चे नहीं होते, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही ऐसा है। आठवीं बात, ऐसे लोग चाहते हैं कि हम सबकी नजर में बने रहें, सब हमारी तारीफ करते रहें, सब हमें अच्छा माने। जिन लोगों के अंदर कोई अच्छाई नहीं होती है, ऐसे लोग फिर दूसरों की नजर में खुद के लिए अच्छाई ढूंढते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि सब लोगों का ध्यान हम पे रहे, सब लोग हमें अच्छा माने। और नवीं बात, दे आर फुल ऑफ देयर सेल्फ। उनकी जिंदगी में खुद के सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसे लोग किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो सब कुछ सिर्फ खुद के लिए करते हैं कि उनको क्या कन्वीनियंट है, उनके लिए क्या अच्छा है, उनका फायदा किस में है। जहां भी उनको थोड़ा सा भी एफर्ट करने की जरूरत आ जाए दूसरे के लिए, उनसे नहीं होता। उन्हें लगता है रिश्ता टूटता है टूट जाए, कोई छूटता है छूट जाए, पर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि वो इतने मतलबी होते हैं, उन्हें अपने फायदे से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। 10वीं बात, दे मेक रिलेशनशिप्स ओनली फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। मतलबी लोग रिश्ते सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए बनाते हैं कि हमें इससे क्या फायदा होगा। जिस रिश्ते से उन्हें फायदा होता रहता है तब तक वो रिश्ते में रहते हैं। जब लगता है कि अब हमारी करने की बारी आ रही है तो वो उस रिश्ते से हट जाते हैं। वो अपनी जिंदगी में सिर्फ वही रिश्ते रखते हैं जिनसे उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है। जहां देना पड़ जाए उस रिश्ते से वो बहाना करके निकल जाते हैं। तो ऐसे मतलबी लोग अगर आपकी जिंदगी में हैं तो आप भी थोड़ा केयरफुल हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग कभी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से चूस लें, और जब आपके लिए कुछ करने की बारी आएगी तो झट से गायब हो जाएंगे। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ऐसे मतलबी लोगों से आप खुद को बचा पाएंगे। गुजरे वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया, जो हमारा नहीं था उसे पास रखना छोड़ दिया। उस मुकाम पे आ गई है जिंदगी जहां मुझे कुछ चीजें पसंद तो हैं, पर चाहिए कुछ भी नहीं। अपना प्यार, अपनी भावनाएं उनके लिए बचा के रखो जिन्हें उसकी कदर हो। हर शख्स वैसा नहीं जैसे आप हो, तो दूसरों से वही उम्मीद कभी मत करना जो आपने उनके लिए किया हो। खुश रहने का एक और तरीका है, जहां लगे कि आपकी वैल्यू ही नहीं है, खामोशी से खुद को वहां से अलग कर दो। वही इंसान आपका सच्चा साथी बन सकता है जो आपके बुरे वक्त में आपका हाथ थाम के खड़ा हो जाए। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर तूफान आंधियां ही लेकर आए। कुछ तूफान ऐसे भी आते हैं कि आपका रास्ता साफ कर जाते हैं। सिर्फ शब्दों से ना करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। जो चीज वक्त पर ना मिले वो बाद में मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो आपसे प्रेम करें या आपको चाहें, पर उनसे दूर जाकर आप उन्हें यह एहसास जरूर करा सकते हैं कि उन्होंने क्या खोया है। जो इंसान आपसे सच में प्यार करेगा
उसके साथ खुश रहने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप खुश रहोगे। जीवन के अच्छे दिनों में उन लोगों को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ थे। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई कोई ही समझ पाता है। अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर कुछ लोग समझते हैं कि हकीकत बदल गई। जिस दिल में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए कि रिश्तों की हार निश्चित है। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना सीखो और कभी किसी से कोई उम्मीद न रखना सीखो। प्यार तो जुए के खेल की तरह है, जिसके जज्बात सच्चे हैं उसकी हार पक्की है। आप अपने आप को किसी को इतना भी ना दे दें कि एक दिन आप ही गायब हो जाएं। है उलझन बड़ी, अब क्या करें, किससे नफरत और किससे प्यार करें। हर चेहरे के पीछे कई चेहरे हैं, किस पे शक करें और किस पे एतबार करें। खोकर पता चलती है कीमत किसी की, कोई पास हो अगर तो एहसास ही नहीं होता। मित्रों, आप गरीब हैं, अमीर हैं, इन चीजों की चिंता छोड़ दो दोस्तों। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। स्टार्टअप, मैं कल एडम से बात कर रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मिलने जैसा है। उसको हिंदुस्तान की स्पिरिचुअल दुनिया में बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन उसने मुझे एक बात अच्छी बताई। वो कह रहा है जो पैसे कमाने के इरादे से आता है वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता है। जो कुछ करने के इरादे से आता है, पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। और आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा तब आपने बैंक बैलेंस क्या होगा ये कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन किसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता हूं यह सोचा होगा, तब हुआ होगा।
मित्रों, कभी कभी नौजवानों की जिंदगी में कठिनाई आती है। सुबह अगर किसी क्रिकेटर की अखबार में फोटो देख ली, उसकी बड़ी वाहवाही हुई देख ली, तो मन करता है यार क्रिकेटर बनना अच्छा होगा। दोपहर को किसी टीवी चैनल पर किसी फिल्मी कलाकार का नाम रोशन दिखता रहा तो मन करता नहीं यार ये अच्छा है। शाम को किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है देख लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है। यानी कई नौजवान मिलेंगे आपको, हफ्ते में 3 नई नई योजनाएं बताएंगे और आप भी परेशान हो गए यार। पिछले हफ्ते तो कह रहा था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है और इस हफ्ते कह रहा है नहीं मुझे तो पॉलिटिशियन बनना है। मित्रों, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छाएं रोज जन्म लेती हैं और ज्यादातर इच्छाओं का बाल मृत्यु हो जाता है। मित्रों, ऐसी क्या इच्छा होती है जिसका बाल मृत्यु हो जाए? कुछ लोगों की तो इच्छा ऐसी होती है जिसका गर्भधारण ही नहीं होता। और मित्रों, कुछ लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं रोज बदलती रहती है और जब इच्छाएं रोज बदलती रहती है तो आपके साथी आपको क्या कहते हैं? आपको यही कहेंगे यार छोड़ो तो बड़ा तरंगी है, वो सुबह शाम नई नई चीजें सोचता रहता है, वो बेकार है यार, वो तो ऐसे ही उटपटांग बातें करता है। ऐसे कैसा ही होता है ना। मित्रों, मेरा कोई नौजवान साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं लोगों के लिए मजाक का कारण बने। कोई नौजवान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं तरंग बन जाए। और इसलिए मित्रों आवश्यक है और कोशिश करनी चाहिए। इच्छा बुरी चीज नहीं है, लेकिन इच्छाओं को बदलते रहना बुरी चीज है। इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए और अगर इच्छा स्थिर है तो संकल्प बनती है और संकल्प में जब परिश्रम जुड़ता है तो सिद्धि बन जाती है। और इसलिए इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। इस छोटे से अर्थ अलजेब्रा के समीकरण को लेकर के हम जिंदगी को बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं मानता हूं मित्रों कि हम जीवन में कभी विफल नहीं हो सकते। मैं मेरे नगर वड़नगर से कभी कभी ट्रेन के अंदर विसनगर जाया करता था। एक 12-15 साल का किशोर जिसको पोलियो हुआ था, कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा था, वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उस गंदे कपड़े थे, भिक्षुक जैसा लगता था, लेकिन वो भीख नहीं मांगता था और हर किसी के पास जाकर के वो रिक्वेस्ट करता था मुझे बूट पॉलिश करने के लिए दीजिए। और उस समय 10-15 पैसे में बूट पॉलिश होती थी और लोग कभी दया भाव के कारण, कभी करुणा के भाव के कारण उससे अपना जूतों की पॉलिश करवाते होंगे। लेकिन मैंने देखा पॉलिश वाले करने वाले बहुत देखे थे, लेकिन इस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं देख रहा था क्या कर रहा है। उसने क्या किया, अपने गंदे टूटे फूले झोले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला और उस पर लिखा था, ग्राहक के प्रति उसने लिखा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, आपके सारे काम सिद्ध हो। अंग्रेजी में उसने एक छोटा वाक्य लिखा था और जैसे ही उसने जूते दिए पॉलिश करने के लिए तो इसने उनके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़ा दिया। उस ग्राहक को भी लगा कि 10 पैसे में पॉलिश हो रही है और 1 रुपये का अखबार पढ़ने को मिल जाता है। इस घटना को मैं देख रहा था तो मैंने उस बालक को पूछा, मैंने कहा भाई तुम हो कौन? बोले मैं कर्नाटक का हूं, कोई परिवार में है नहीं, मेरी शरीर की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सम्मान से जीना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पहुंच गया हूं, करते करते काम कर रहा हूं। और बोले मैं लोगों की सबसे अधिक सेवा करना चाहता हूं। बोले हर दिन सुबह एक टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लेता हूं और दिन भर में 25-30 लोगों की जब पॉलिश करता हूं, 5 मिनट 7 मिनट पॉलिश करता हूं, उतनी देर वो अखबार पढ़ लेते हैं और मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। मैंने इस दृश्य को देखा तब मुझे गीता पूरी तरह समझ आ गई। मुझे लगा इसको कहते हैं योग कर्मशु कौशलम। पॉलिश करने वाले काम को उसने योग बना करके जिस प्रकार से
उसमें प्रोफेशनलिज्म लाकर के काम किया था। और यही तो योग कर्मसु कौशलम है, जो जिंदगी को जोड़ देता है, कार्य में जीवन को जोक देता है। वो यौगिक अवस्था को प्राप्त करके जीवन में एक अद्भुत अनुभूति का एहसास करता है। संगठन का काम करना ये उनका जो मूलतम कार्य है वो है। कई प्रांतों में पार्टी का काम करते रहे हैं और जिन लोगों के साथ काम करते रहे हैं उनको भी लगता है कि वो टफ टास्क मास्टर हैं, डिसिप्लिनरियन हैं, नए नए आइडियाज उनको सूझते हैं। अगर वो चुनाव लड़वा रहे हैं पार्टी को किसी प्रांत में तो उसमें भी वो क्रिएटिव हैं। संगठन को और मजबूत कैसे बनाना, पार्टी का नेटवर्क और कैसे या उसका बेस कैसे और भी ब्रॉड बनाना, वो उसमें अच्छी तरह से उनकी शक्ति का वो उपयोग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छा करते ही हैं, इसलिए तो यहाँ भी काफी ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज उनको दी जाती है। सो दैट देयर इज नो क्वेश्चन दैट ही इज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। राजनीतिक के रूप में मैं ये मान सकता हूँ कि उनकी और हमारी विचारधारा में चाहे जितनी भी भिन्नता हो, पर वो अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक है। और उनके बारे में जो आम धारणा है वो ये है कि संगठन के में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ऑल स्टार्टअप्स। और जब कुछ सोचा होगा नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दूर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ नौकरी कर लो, देखो उसका पहचान है, वो नेताजी को जानते हैं, जाओ उसको मिल लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दी, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है। एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में एक सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती है। और दुनिया में हर किसी ने यही किया होगा। आपके जीवन में आप उस अवस्था में है, उस अवस्था में इतना पसीना बहाना चाहिए, इतना पसीना बहाना चाहिए, साथियों को लगना चाहिए कि यार ये एक बड़ा अवसर ऐसा है, खुद मेहनत करता है तो और औरों को कभी कहना नहीं पड़ता है, तो सब लोग दौड़ते हैं। आप अगर बोर्ड लगाओगे एक समय पर ऑफिस आना चाहिए, उसकी उतनी ताकत नहीं है कि आप समय के पहले 5 मिनट पहुंच जाए, उसकी ताकत है। आप अफसरों को कहे कि भाई सप्ताह में 1 दिन दौरा करना चाहिए, रात को गांव में रुकना चाहिए, 2 दिन रुकना चाहिए, उतनी ताकत नहीं है कि जब तक हम जाकर के रुके। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं और इसीलिए किसी से भी नहीं डरता हूं। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या फिर नफरत, लेकिन उनके कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति
अपने जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वे एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए। अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे खेलने कूदने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तब उन्होंने अपने घर की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता की दुकान में हाथ बटाई और ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय बेची। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ कर जाने की इच्छा हो ना, तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रह जाता। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आइए दोस्तों, हम शुरू से मोदी जी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के अद्भुत सफर को डिटेल में जानते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के मेहसान जिले में वडनगर नाम के गांव में हुआ था। दोस्तों, बता दूं कि बॉम्बे राज्य पहले भारत का ही एक राज्य था, जिसे 1 मई 1960 में अलग कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया। तो इस तरह अब मोदी जी का जन्म स्थान गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और मां का नाम हीराबेन मोदी है। जन्म के समय उनका परिवार बहुत ही गरीब था और वे एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र हैं। मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी उनका हाथ बटाते थे और रेल के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचते थे। लेकिन हाँ, चाय की दुकान संभालने के साथ साथ मोदी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। मोदी के टीचर बताते हैं कि नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में तो एक ठीक ठाक छात्र थे, लेकिन वे नाटकों और भाषणों में जमकर हिस्सा लेते थे और उन्हें खेल कूद में भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर से पूरी की। सिर्फ 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई यशोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक न्यूज के अनुसार नरेंद्र और जसोदा ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी के इच्छा से वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि उन दोनों की शादी जरूर हुई, लेकिन वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और एक तरह से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। नरेंद्र मोदी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपने पत्नी, परिवार और बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। बचपन से ही मोदी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय मोदी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में उनके लिए खाना और चाय लेकर जाते थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी मोदी ने जवानों की खूब सेवा की थी। 1971 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। वे वहां सुबह 5 बजे उठ जाते और देर रात तक काम करते। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 1975 के आसपास में राजनीति क्षेत्रों में विवाद की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकालीन घोषित कर दिया था और तब आरएसएस जैसी संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर भी मोदी चोरी छिपे देश की सेवा करते रहे और सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। उसी समय मोदी जी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम संघर्ष मां गुजरात था। इस किताब में उन्होंने गुजरात के राजनीति के बारे में चर्चा किया था। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया।
जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे भाजपा के सीनियर लीडर्स काफी प्रभावित हुए। आगे भी उनके अद्भुत कार्य की बदौलत भाजपा में उनका महत्व बढ़ता रहा। आखिरकार मोदी की मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनाव में बहुमत में अपनी सरकार बना ली। लेकिन मोदी से कहासुनी होने के बाद शंकर सिंह वघेला ने पार्टी से रिजाइन दे दिया। उसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। मोदी जी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी निभाया। 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीटें भी हार रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को बड़े अंतर से मात दी। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कार्यों को संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ावा दिया। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में ही हुआ। और इन सब के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए और देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया और वह खुद गुजरात के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसी बीच मार्च 2002 में गुजरात के गोधरा कांड से नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया। इस कांड के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और फिर कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की। दोस्तों, गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा नाम के शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगाए जाने के बाद 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए। और फिर 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा बहुत ज्यादा भड़क गया, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल बनाई और फिर दिसंबर 2010 में जांच दल के रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई ऐसे हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त कराने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा जो सरकारी कानून कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का भी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की और देश के लिए जो सही था उसी काम को करते रहे। उनके अच्छे डिसीजंस और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने मोदी को 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद मोदी ने पूरे भारत में बहुत सारी रैलियां की और साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया का भी भरपूर लाभ उठाया और लाखों लोगों तक अपनी बात रखी। मोदी के अद्भुत विकासशील कार्य, उनकी प्रेरणादायक भाषण, देश के लिए उनका प्यार और उनकी सकारात्मक सोच की वजह से उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। वे 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। दोस्तों, मोदी जी का कहना है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती है, वह तो बस संतोष लाती है। नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं और नवरात्र के 9 दिन उपवास रखते हैं। वे अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योग करते हैं, भले ही वे कहीं पर भी हों।
मोदी जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उनका कहना है कि मेरे पास अपने बाबा दादा की ना ही एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया आशीर्वाद। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। साथियों, पिछली बार जब मैंने आपसे पूछा कि किस विषय पर शो रिलीज करूं, बहुत से लोगों ने कहा सर बात करने का सही तरीका क्या हो, सर बात कैसे करें जिससे दूसरे लोग प्रभावित हो जाएं। मैं आज आपको 3 शब्दों में बात करने का तरीका बताता हूं और 3 शब्दों में आपको यह सिखाता हूं, यह दिखाता हूं, यह बताता हूं कि कैसे लोग एक शब्द के उपयोग से लोकप्रिय हो सकते हैं और दूसरे शब्द के उपयोग से अलोकप्रिय हो सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द मैं मीन्स मी, आई, इंग्लिश में आई। इस मैं शब्द से जितना हो सकता है परहेज करें, क्योंकि मैं का अर्थ है क्रेडिट, श्रेय लेना। जब भी आदमी बोलता है मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ, मेरे बात करने की वजह से ये हुआ, मैं जाऊंगा तो ये काम हो जाएगा, मुझसे तो कभी गलती नहीं होती, मैं जो करता हूं राइट करता हूं, ये मैं आपको अलोकप्रिय बनाता है। ये मैं दूसरे को ये दिखाता है कि आपके भीतर एरोगेंस है। ये मैं इस बात को सिद्ध करता है कि आप अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, स्वयंभू समझते हैं और आपके आगे दूसरे का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जीवन में लोकप्रिय होना हो तो जिस शब्द को सबसे पहले डाइवोर्स देना होगा वो है मैं। जितना कम उपयोग हो सके मैं का करिए, और मैं का उपयोग कहां करना है यह भी ध्यान में रखिए। कभी टीम से कोई मिस्टेक हो जाए तो खड़े होइए और बोलिए मैं इस मिस्टेक की जिम्मेदारी लेता हूं। कभी कहीं कुछ गलती हो जाए, कहीं आपको लगे आपकी जिम्मेदारी, तो आप खड़े होकर बोलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मुझसे चूक हुई। यहां पर आप मैं बोलिए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि आपके भीतर इतना साहस है, आप अपनी गलतियों की जिम्मेवारी ले सकते हैं। आपके भीतर इतनी जेनरोसिटी है, आपके भीतर इतनी विशालता है कि आप अपने साथ साथ अपनी टीम की गलतियों की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो जब गलतियां हो जाए तो मैं कहिए। ये भी दिखाता है कि आप में स्ट्रेंथ है परिस्थितियों का सामना करने की, और आप जी नहीं चुराते, आप दोष नहीं डालते, आप एक्सक्यूज नहीं देते, आप ब्लेम गेम नहीं खेलते। लेकिन जब श्रेय लेना हो ना तो मैं मत कहिए। बाकी जब भीड़ में हो तो मैं मत कहिए, किसी ग्रुप डिस्कशन में हो तो मैं मत कहिए। जहां पर कई और लोग शामिल हो, किसी कंटेस्ट में, किसी योजना में, किसी प्लान में, कोई टीम हो, मैं अवॉइड करिए। सेकंड वर्ड आप, मैं के बाद सेकंड वर्ड आप। आप दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग शब्दों में से एक है। क्यों? जब आपसे कोई बात करता है तो आपकी रुचि किसमें होती है? वो अपने बारे में बताए कि आपके बारे में पूछे? शायद आपके बारे में पूछे, वो आपकी तारीफ करे, वो आपकी प्रशंसा करे, वो आपके बारे में अच्छा बोले। तो आप जितना हो सके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपकी तरक्की देखकर बहुत खुशी होती है। अरे आपका क्या कहना है, आपने वेट लूज किया लग रहा है अभी अभी, आप हमेशा पॉजिटिव कैसे रहते हैं, आपके आसपास बहुत ही शानदार वाइब्रेशंस होती है, आपकी तो बात ही क्या है। आपसे मिलके पता है मैं चार्ज हो जाता हूं। आपके साथ कभी टीम बनाने का मौका मिला तो जरूर बताऊंगा। आपके जैसे लोग मेरी जिंदगी में तो मुझे क्या हो सकता है? आप। जितना ज्यादा आप शब्द का उपयोग करेंगे उतना ज्यादा सामने वाले को महत्व मिलेगा। मुझे आज भी याद है, दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन की मैंने कहानी पढ़ी। वो कहते हैं जब मैं किसी इंश्योरेंस की पॉलिसी को सेल करने जाता हूं तो मैं हमेशा मैं क्या चाहता हूं ये नहीं बताता, मैं आपके बारे में पूछता। कि सपोज मैं एक आर्मी पर्सन के पास गया तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं
सर आपको अपने ऊपर बहुत गर्व होता होगा और सामने वाला अपनी कहानियां सुनाता है। बोले मैं उनसे कहता हूं सर आप जब युद्ध में जाते हैं तो डर नहीं लगता? तो वो अपनी कहानियां सुनाता है। सर आप लोगों से मिल के ऐसा लगता है काश हम भी ऐसे बन पाते। वो फिर अपनी कहानी सुनाता है। वो इतनी बार आप बोल देता है सामने वाले को कि सामने वाला एट द एंड सामने वाले को बोलता है अब आप कुछ बताइए, तब जाके वो अपना प्लान पिच करता है। आप दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग शब्दों में से एक। और यदि लीडर बनना है, यदि एनकरेजर बनना है, यदि मोटिवेटर बनना है, यदि आपको चाहिए कि लोग आपको फॉलो करें, तो तीसरा सबसे क्रांतिकारी शब्द जिसका सबसे ज्यादा उपयोग करना वो है हम ये कर सकते हैं। हम लोग साथ हैं तो क्या नहीं हो सकता। मैं ये कर सकता हूं नहीं, या तुम लोगों ने मेरी वजह से ये किया नहीं, हम सब ने मिलकर ये किया। हम लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अरे हम 1 और 1 11 हैं, हम 10 नहीं हम 100 हैं। हम हैं तो दुनिया है। हम एक साथ शक्तिशाली हैं। हम एक साथ शिखर पर जाएंगे। हम लोगों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, हमारा बंधन न टूटे। जितना ज्यादा हम का उपयोग करेंगे, हम एक टीम बिल्डिंग वर्ड है। हम मीन्स मैं अकेला नहीं हूं भाई, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। हमारा परिवार, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी, मालिकों को भी मेरी कंपनी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बोलने की जगह हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारी कंपनी बोलना चाहिए। जब हम आप बोलेंगे तो आपके यहाँ एक छोटा सा पियोन भी होगा ना, वो भी बोलेगा हम, वो भी बोलेगा हमारी कंपनी, वो भी बोलेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो मैं, आप और हम, मैं फिर से कहता हूं सबसे डेंजरस मैं। अब मेरी मजबूरी है, मैं अकेले बोल रहा हूं तो मुझे मैं बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहला मैं सबसे डेंजरस, लेकिन वो भी एक जगह काम करता है। मैंने आपको बता दिया है किस जगह काम करता है। दूसरा आप, यदि सामने वाले को जमीन से 4 फुट ऊंचा उठाना हो, यदि सामने वाले से कोई पर्पस हो, यदि सामने वाले से रिलेशनशिप बिल्ड करनी हो, यदि सामने वाले के दिल में प्रवेश करना हो, यदि सामने वाले से कोई टाइम चाहिए, यदि सामने वाले से कोई मदद चाहिए, यदि सामने वाले को जेन्युइनली रिस्पेक्ट देना हो, तो आप, जितना ज्यादा आप हो सके। और जब टीम का निर्माण करना हो और लीडर बनने की इच्छा हो, या नैसर्गिक रूप से आप लीडर हो, तो हम, ये 3 शब्द आपने सीख लिए ना, तो दुनिया की किसी बातचीत की क्लास की आपको जरूरत नहीं है। तो साथियों, मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहता हूं। एक दिन का अपना स्केड्यूल देखिए और नोट कीजिए आपने आज कितनी बार मैं कहा, आज आपने कितनी बार आप कहा और कितनी बार हम कहा। दूसरा प्रश्न, अपने आसपास के लोगों पर नजर डालिए और देखिए मैं बोलने वाले कौन कौन लोग हैं और उनसे आपका रिश्ता कैसा है। आपको अपने आप समझ आ जाएगा ये पूरा वीडियो क्या कहना चाहता है। तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा कि इन सारे मैं बोलने वालों से आपका रिश्ता कैसा है, और दूसरा, एक दिन में आपने कितनी बार मैं, आप और हम का इस्तेमाल किया। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। साथियों, जीवन को हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं सफलता का रहस्य क्या है। कई लोग मुझसे पूछते हैं आप यहां तक कैसे पहुंच गए। कुछ लोग पूछते हैं अंबानी जी क्यों हैं, कोई पूछता है वॉरेन बुफे क्यों हैं। सब लोगों के अलग अलग सवाल हैं। तो क्या सफलता इतनी कॉम्प्लिकेटेड है या सफलता बहुत सिंपल है? साथियों, आप अचरज करेंगे, जो हमारा सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम है बिजनेस गुरुकुल, उसमें अक्सर हम लोगों से एक सवाल करते हैं। हम उनसे कहते हैं एक काम करो, 5 ऐसी क्वालिटीज लिखो जो इंसान के सफल होने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि यदि 40-50 लोगों की बैच है और पूरे 40-50 लोग जब इसका उत्तर लिखते हैं तो ऑलमोस्ट 5 में से 2-3 सब में कॉमन रहते हैं। और आज तक किसी ने कोई सीक्रेट उत्तर नहीं दिया। सारे के सारे लोगों ने हार्डवर्क, पैशन, कमिटमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, लर्निंग एटीट्यूड,
यानी यदि हम 10, 12, 15 पॉइंट लिख दें तो पूरी दुनिया में यूएस से लेकर इंडिया तक और जापान से लेकर चाइना तक सारे सक्सेसफुल लोग उन 10-15 फंडामेंटल्स में आएंगे। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले सफलता का रहस्य ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे फालतू काम और कुछ नहीं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कल सुबह उठिए और जो पाना है उसके लिए डट जाइए। सबसे पहला रूल, इफ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट यू विल नेवर हैव इट। यदि आप जो पाना चाहते हैं उसके पीछे आप नहीं जाएंगे वो आपको कभी नहीं मिलेगा। जाएंगे तो ये संभावना है कि हो सकता है असफल हो जाए, लेकिन ये भी संभावना है कि हो सकता है सफल हो जाए। कितने लोग जो बिजनेस में निर्णय नहीं लेते, हम उनसे कहते हैं निर्णय नहीं लोगे तो ये निश्चित है कि कुछ नहीं होगा, निर्णय ले लोगे तो कम से कम असफल या सफल कुछ तो हो जाओगे। कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है। तो एक बार फिर मैं आपको कह दूं, यदि आप अपने सपनों के लिए नहीं जा रहे हैं, यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, यदि आप असफलता से डर रहे हैं, यदि आपने पहले ही बहुत सारे फियर फैक्टर पाल लिए हैं, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि वो आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज इफ यू डोंट गो फॉर इट यू विल नेवर हैव इट। रूल नंबर 2 और बहुत ही क्लासिक रूल, इफ यू डोंट आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। इफ यू डोंट आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। यदि आप मांगेंगे नहीं, यदि आप व्यक्त नहीं करेंगे, यदि आप किसी से पूछेंगे नहीं, आंसर हमेशा नो रहेगा। आज हम कितनी बार मदद मांगने से घबराते हैं। हम सोचते हैं सामने वाले ने ना बोल दिया तो। हम कितनी बार किसी से सीखने से घबराते हैं। हम सोचते हैं सामने वाले ने ना बोल दिया तो। हम किसी के साथ टीम बनाने से घबराते हैं। हम सोचते हैं सामने वाले ने ना बोल दिया तो। जबकि रिसर्चेस कहती है हर 10 दरवाजे में से 8 दरवाजे हाँ कहते हैं। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों से कहता हूं, सपोज आपका किसी जगुआर में बैठ के फोटो खिंचाने का सपना था, कोई बड़ी गाड़ी में बैठ के आपके फोटो खिंचाने का सपना था, और समझ लो वो कार वहां आई और आपने उसको चलाने वाले व्यक्ति से या उसके मालिक से कहा, सर मेरा आजीवन सपना है, मैं इस कार में बैठ के एक बार फोटो खिंचाना चाहता हूं। और मैं लोगों से पूछता हूं क्या संभावना है? 10 लोगों से पूछेंगे तो कितने लोग हाँ कहेंगे? तो उसमें से जो कुछ नकारात्मक लोग होते हैं वो कहते हैं सर 10 के 10 ना कह देंगे। जो सकारात्मक लोग होते हैं वो कहते हैं सर 10 में 10 हाँ कहेंगे। कोई 8 कहता है, कोई 6 कहता है, कोई 4 कहता है। और मैं इसी मीटर से पढ़ता हूं आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि यदि आपने ये सोच लिया कि वो ना कहेगा और आपने उससे पूछने, उससे मांगने, इजाजत लेने का अपना प्रयास ही नहीं किया, तो ना निश्चित है। मैं लोगों से कहता हूं दुनिया में बड़े से बड़े आदमी की हैसियत ना बोलने से ज्यादा की नहीं होती। मैं मजाक मजाक में लोगों से कहता हूं कि यदि किसी दिन मुकेश अंबानी जी आपको मिल गए और आपने मुकेश अंबानी जी से कह दिया, अंबानी साहब आपका एंटीलिया एक दिन में खरीदूंगा, आपकी 27 माले की इमारत एक दिन में खरीदूंगा, तो मुकेश अंबानी ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? हंस देंगे, मुस्कुरा देंगे। अरे आपको अपने आप को व्यक्त करने से डर क्यों लगता है? दुनिया में किसी भी आदमी की मैक्सिमम हैसियत क्या है? संसार में किसी भी आदमी की मैक्सिमम हैसियत क्या है? ना बोलने की है ना। या ज्यादा से ज्यादा ये सोचेगा बड़ा पागल आदमी है, जुनूनी आदमी है, कुछ भी बोलता है। ना बोलने से ज्यादा संसार में किसी की भी हैसियत नहीं है। और ये ना शब्द से क्या फर्क पड़ता है? तो यदि आपने कुछ लोगों से कोई कोऑपरेशन मांग लिया, कोई सपोर्ट मांग लिया, कोई टेक्नोलॉजी मांग ली, कोई हेल्प मांग ली, कुछ भी मांग लिया, ज्यादा से ज्यादा ना बोल सकता है। और 2-3 ना के बाद यदि हाँ हो गया तो क्या आपको लगता है धीरू भाई अंबानी जब सफल हुए होंगे तो सफलता के शिखर पर पहुंचते पहुंचते उनको किसी ने नाम नहीं बोला होगा? क्या आपको लगता है कि बिल गेट्स जब सफल हुए होंगे तो शिखर पर पहुंचते पहुंचते किसी ने ना नहीं बोला होगा? दुनिया के तमाम जितने भी बड़े उद्योगपति जिनके हम नाम सुनते हैं, बचपन से क्या उनको सब लोगों ने हाँ बोला है? यदि आप समझते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जितने भी लोगों की सफलता की गाथाएं हैं उसमें असफलता की बहुत सारी परतें हैं। तो किसी ने आपको ना बोल दिया तो आपके साथ कोई बहुत बड़ा अत्याचार नहीं हो गया। 2-4 लोगों ने भी ना बोल दिया तो भी आपके साथ कोई बहुत बड़ा अत्याचार नहीं हो गया। बल्कि यह समझना जिसके भी खाते में ज्यादा ना है उसी के खाते में हाँ आएंगे, क्योंकि वो कम से कम प्रयास कर रहा है। तो ना के डर से प्रयास मत रोको। मजे से ना सुनो, ना सुनने की आदत लग जाएगी तो हाँ सुनने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे।
साथियों, आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। यह सोच जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, यह एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का अर्थ सोचने का एक तरीका, जीने का एक तरीका। यही जीने का तरीका हमारे बिजनेस गुरुकुल और बिजनेस ऑडिट वीआईपी जैसे प्रोग्राम्स में सैकड़ों लोगों के अंदर हम भरते हैं, उनकी नस नस में, रोम रोम में डालते हैं, ताकि वो कभी प्रयास करने से ना हिचकें, वो बड़े सपने देखने से ना हिचकें, वो अपने सपनों के पीछे जाने से ना हिचकें। और लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उल्टा बोल रहे हैं, लोग टेढ़ा बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं नहीं कर पाएगा, कोई चीज से ना हिचकें। मैं आपको बता रहा हूं, बुरा मत मानना, रॉ भाषा का, लोग गिरगिट होते हैं, गिरगिट, रंग बदलने वाले। यदि आप सफल हो गए तो वो कहेंगे हम तो जानते थे एक दिन ये सफल होगा, और यदि आप असफल हो गए तो वो कहेंगे पहले से दिख रहे थे लक्षण। तो जब वो आपके परिणाम देने के बाद निर्णय करेंगे तो आप उनको अपने जीवन में महत्व क्यों देते हैं? आप हमारी दुनिया में आइए, हमारे इकोसिस्टम्स में आइए, हमारे प्रोग्राम्स में आइए, वहां बड़े से बड़ा सपना देखिए। एक आदमी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, एक आदमी आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं हो सकता, सब ये बताएंगे हाउ इट कैन बी डन, ये कैसे हो सकता है। और इसके लिए यदि आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके नातेदारों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में यदि कोई आपको प्रोत्साहन देने वाला नहीं हो, कोई आपको विजन देने वाला नहीं हो, कोई आपको साथ देने वाला नहीं हो, कोई आपके सपनों का हिस्सेदार नहीं हो, तो मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी अपनी दुनिया में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम हर सपने को पंख देंगे। तो ये 2 रूल याद रखना, और आज के बाद जो भी पाना चाहते हो उसके लिए जरूर बढ़ना। और ये याद रखना कि यदि आप किसी से कुछ मांगेंगे नहीं तो उत्तर हमेशा नो होगा। यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो तो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को लाइक करें। यदि आपको हमारे बिजनेस ऑडिट और बिजनेस गुरुकुल जैसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना हो तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें। कोई भी बहाना ना बनाएं, आज इसी क्षण यहीं पर अपने सारे वाहनों का त्याग करें और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कुछ नहीं बदलता। If you are not upgrading, you are downgrading. साथियों, पिछली बार मैंने आपकी प्यास को अधूरा छोड़ दिया था। मैंने वो 2 दिमाग बताए थे जो कभी सफल नहीं होंगे, जो कभी शिखर पर नहीं जाएंगे, वो 2 सोचने के तरीके जो कभी टॉप पे नहीं पहुंचेंगे। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि यदि आप मुझ पे प्रेशर डालेंगे, यदि आप अपनाने का कमिटमेंट देंगे, तो मैं वो 2 दिमाग बताऊंगा, वो 2 सोच बताऊंगा जो हमेशा शिखर पर पहुंचेगी। तो साथियों, सबसे पहले शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कि आपने पिछले वीडियो को इतना सफल बनाया। मैं आपका दोस्त, लेखक, बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी इस हफ्ते बताने जा रहा हूं वो 2 सोच, वो 2 दिमाग। यदि आपके भीतर वो पैदा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। और मैं यहां पे ये भी कहना चाहता हूं कि साल भर पहले भी मैंने इससे मिलते जुलते टॉपिक पर अपनी बातें, अपने विचार प्रस्तुत किए थे, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि लोगों को ये अपने भीतर पैदा करना चाहिए। इसलिए आज फिर मैं इन 2 दिमागों पे स्ट्रेस करने जा रहा हूं। सबसे पहला दिमाग, द पॉसिबिलिटी माइंड, संभावनाओं का दिमाग। साथियों, जो दिमाग संभावनाएं नहीं देख सकता वो दिमाग कुछ नहीं देख सकता। आप सोच के देखिए, किसी एक दुकान में 10 सेल्समैन रहते हैं, क्यों एक सेल्समैन सेम प्रोडक्ट, सेम रेट, सेम एनवायरनमेंट, सेम इकोसिस्टम, सेम बिलिंग, सब कुछ सेम होते हुए भी सेल नहीं कर पाता और कोई दूसरा व्यक्ति सेल्स कर लेता है? एक इंश्योरेंस एडवाइजर, सेम मार्केट, सेम टेरिटरी, सेम शहर, सेम लोगों की जरूरत, जिंदगी का सेम रिस्क, सब कुछ सेम होते हुए भी अपनी मिनिमम पॉलिसी भी अर्जित नहीं कर पाता और एक दूसरा इंश्योरेंस एडवाइजर वो बड़े बड़े क्लब्स का हिस्सा बन जाता है। साथियों, संभावनाएं, क्यों एक शहर में एक ही ट्रेड में कई बिजनेस ओनर असफल होते हैं, कई बिजनेस ओनर सफल होते हैं? साथियों, संभावनाएं, क्यों किसी जॉब में एक व्यक्ति को बार बार तरक्की मिलती है, दूसरे लोग बैठे बैठे देखते रह जाते हैं?
कुछ साल बाद वो व्यक्ति जो साथ में काम कर रहा था वो आप ही का हेड बन के बैठ जाता है। साथियों, क्यों? संभावनाओं का दिमाग। दोस्त, जो संभावना देख सकता है वो शिखर पर पहुंच सकता है। जो संभावना देख सकता है वो बहुत बार ट्राई करने से भी नहीं हारेगा, क्योंकि उसको पता है कि हर 4-5 बंद दरवाजे के बाद एक खुला दरवाजा होता है। जो संभावनाएं देख सकता है वो रात के घने काले अंधेरे से नहीं घबराएगा, क्योंकि उसको पता है दुनिया के किसी भी अंधेरे की इतनी औकात नहीं कि वो सूरज की एक किरण का सामना कर ले, और उसको ये भी पता है सूरज आएगा पक्का। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसके जीवन में आजीवन हैप्पीनेस हो, और कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसके जीवन में आजीवन तकलीफें हो। दोनों को बहुत मौके मिलते हैं। उसको हैप्पीनेस संभालनी पड़ती है, इसको तकलीफों को उखाड़ना पड़ता है। सबसे पहले संभावना देखना शुरू करिए। कैसे देखेंगे संभावना? कल सुबह उठ के खूब प्रेयर के साथ दिन शुरू करना। हर दिन की शुरुआत प्रेयर के साथ होना चाहिए। उसके बाद जीवन को धन्यवाद देना, कृतज्ञ होना। हे भगवान, इस शानदार जीवन के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुझे बढ़िया व्यापार दिया, आपने मुझे स्वस्थ बनाया, मैं सोच सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं अपने मुंह से बोल सकता हूं, मैं बाहर जा सकता हूं, मैं घर से निकल सकता हूं, अपने पैरों से चल सकता हूं, अपने हाथों से काम कर सकता हूं। भगवान को कृतज्ञता देना। उसके बाद यह सोचना, आज मैं जो भी करने वाला हूं वो मैं ऐसा करूंगा जैसा मैंने आज तक नहीं किया। आज मैं दिन भर ऊर्जा से भरा रहूंगा। आज मैं हर सेल्स, हर डील क्लोज करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट दूंगा। आज मैं अपने काम में कुछ नया सीखूंगा। आज मैं किसी न किसी व्यक्ति से अवसर मांगूंगा। आज मैं किसी अच्छे आदमी से दोस्ती बढ़ाऊंगा। आज मैं अपने भीतर कोई ना कोई गुण पैदा करूंगा। हर दिन संभावना का दिन होता है। साथियों, संभावना की बात क्या बताऊं आपको। यूके की एक लड़की को एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना था, उसके पास पैसे नहीं थे। पाकिस्तान में एक छोटे बच्चे को हार्ट की सर्जरी कराना था, परिवार के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर अलग अलग लोगों को सिर्फ ये मैसेज करना शुरू किया, हमें इसकी जरूरत है। उनके 4-5 दोस्तों ने उनके लिए मुहिम चलाना शुरू किया। देखते ही देखते उस लड़की के पास इतना पैसा जमा हो गया कि वो कॉलेज चली गई। देखते ही देखते उस हार्ट सर्जरी की आवश्यकता वाले बच्चे के पास इतना पैसा जमा हो गया कि उसके परिवार ने उसकी सर्जरी करा ली। आज मैं आपसे कहता हूं, आप किसी के भी पास जाके बिजनेस मांग सकते हो, आप किसी के भी पास जाके सहयोग मांग सकते हो, आप किसी से भी जाके बोल सकते हो मैं आपको रोल मॉडल मानता हूं, आपके जैसा बनना चाहता हूं। आप किसी से भी जाके बोल सकते हो मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं। आप किसी से भी जाके बोल सकते हो मेरे को आपसे थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। संभावनाओं का क्या कहूं मेरे दोस्त। क्या उम्र है आपकी? कम उम्र है। रितेश अग्रवाल कम उम्र में हजारों करोड़ का मालिक, बूढ़े हो गए। वॉरेन बुफे बुढ़ापे में हजारों करोड़ का मालिक। लड़की है, बहुत तकलीफें झेली आपने, मलाला नोबेल प्राइज लेके बैठी। और ये किसकी बात करेंगे? कम उम्र, ज्यादा उम्र, गांव, शहर, देश, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश, अरे सब बेकार है। संभावनाओं का अनंत आसमान है। पहले संभावना देखने वाली आंखें पैदा करिए। वो आंखें पैदा होंगी संभावना देखने वाले मस्तिष्क से। तो यदि शिखर पे जाना है तो पहले हर दिन एक निर्णय लीजिए, आज दिन भर मैं प्रॉब्लम नहीं देखूंगा, मैं संभावना देखूंगा। बस हर सुबह ये निर्णय लेके काम पे निकलिए और हर व्यक्ति से संभावना देखिए। वो यदि मना करेगा तो ये सोचना ये प्रॉब्लम माइंड वाला व्यक्ति है, ये पॉसिबिलिटी माइंड वाला व्यक्ति नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, मुझे तो संभावना माइंड वाला व्यक्ति चाहिए। और हर दिन जब आप संभावनाएं देखेंगे तो आप देखेंगे सारी प्रकृति आपकी झोली में संभावनाएं डालने के लिए बैठी है। दूसरा दिमाग सबसे जरूरी, परसिवरेंस माइंड। वो माइंड जो डटता है, वो माइंड जो अड़ता है, वो माइंड जो छोटी मोटी ठोकरों से हिम्मत नहीं हारता, वो माइंड जो चट्टान की तरह खड़ा रहता है, वो माइंड जो बोलता है चाहे मुझे कितनी लातें मारो, कितने जूते मारो, कितना गिराओ, मैं उस टॉय की तरह हूं जो गिरता है और उठ के फिर खड़ा हो जाता है। वो माइंड जो परसिवियर करता है। परसिवियर का अर्थ विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने का साहस, लगातार डटे रहने का साहस, क्योंकि प्रकृति आपकी 2-4 बार परीक्षा लेती है। ये इस कायनात का नियम है। जिसको बड़ी संपदा मिलनी है उसकी परीक्षाएं भी उतनी कड़क होगी, और आसानी से जिसको बड़ी संपदा मिलती है वो आसानी से चले भी जाती है, क्योंकि वो उसका मोल नहीं जानता। सोच के देखिए, एक खिलाड़ी 100 मीटर का ओलंपिक दौड़ने के लिए कितने साल परसिवरेंस दिखाता है। एक क्रिकेटर हिंदुस्तान में टॉप 11 में पहुंचने के लिए कितने साल परसिवरेंस दिखाता है, और 1-2 बार परफॉर्म करने के बाद फिर निकाल दिया जाता है। जरा सी गड़बड़ होने पे फिर बहुत दिन तक परसिवरेंस दिखाता है, फिर उसके पास वापस जाके फिर टीम में सिलेक्शन का मौका आता है। कोई स्पोर्ट हो,
कोई म्यूजिक हो, दुनिया में कोई भी चीज हो, सफल वही हुआ है जिसके दिमाग में परसिवरेंस नाम का शब्द है। तो दो शब्द, एक संभावना, दूसरा उस संभावना पे डटे रहना। कोई भी प्रोजेक्ट हो उस पे डटे रहना, जो भी निर्णय ले लिया उस पे डटे रहना, छोटी छोटी बातों से हताश नहीं होना, किसी ने कुछ बोल दिया तो निराश नहीं होना, किसी के बोलने से हौसला नहीं हारना, किसी के बोलने से कदम पीछे नहीं लेना, किसी के बोलने से अपमानित महसूस नहीं करना। साथियों, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको अपमानित या इंसल्ट कर सके जब तक आप उसको इजाजत ना दें। यदि आप उसको दिल पे लेने से इनकार कर दें तो वो एक महज शब्द हैं जो कि एक प्रॉब्लम माइंड से निकले और उनको डस्टबिन में जाना होगा। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, दो दिमाग पैदा करिए। एक, संभावना वाला दिमाग, पॉसिबिलिटी माइंड, हर जगह पॉसिबिलिटी देखेंगे। और सेकंड, जो निर्णय ले लेंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे, परसिवरेंस माइंड, क्योंकि रगड़ाना तो आपको पड़ेगा। अरे मूर्ति जब आकार लेती है तो मूर्तिकार ठोकता है, ठोक ठोक के छिलपट उड़ा देता है पूरा चारों तरफ से, तब जाके अंदर से एक मूर्ति का जन्म होता है। अरे जेवर, सोना, डायमंड जिसको पहन के इतराते हैं, ये सब एकदम भट्टियों से पिघलते लावे से निकलते हैं, तब जाके ये कीमती बनते हैं। हर कोयला खूब रगड़ाता है तब जाके वो डायमंड बनता है और सालों साल, हजारों साल तक रगड़ाता है। यदि डायमंड बनना है, यदि गोल्ड बनना है तो परसिवरेंस वाला माइंड रखना पड़ेगा। साथियों, ये दो दिमाग यदि आप रख लेंगे तो आपको दुनिया के कोई मोटिवेशनल स्पीकर की दरकार नहीं है, कोई वीडियो की दरकार नहीं है। वो वीडियो यदि आप सुनेंगे भी तो वो शायद इसलिए सुनेंगे कि अपने आप को और निखार सकें, बाकी आपको डाउन कर सके, आपकी बैटरी डिस्चार्ज करे। दुनिया में किसी की ऐसी औकात नहीं रहेगी। साथियों, जीवन को नेक्स्ट लेवल पर यदि ले जाना हो तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और पीछे वाला वीडियो मिस हो गया हो तो ये वीडियो उतना काम नहीं आएगा, तुरंत आई बटन दबाएं। आपके इतने सारे प्रेम के लिए मैं सिर्फ आपको जगाना चाहता हूं। कभी कभी कड़वी बातें बोलता हूं, हार्ड बातें बोलता हूं, क्योंकि कैसे भी करके मुझे हिंदुस्तान के आम इंसान को सफल बनाना है, कैसे भी करके टैलेंटेड लोगों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। लोग समर्थ हों, लोग सक्षम बने, लोग अपने सपने पूरे करें, उनके परिवार खुशियों से भरे, यही मेरी कामना है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कुछ नहीं बदलता। If you are not upgrading, you are downgrading. आज मैं आपसे एक गहरे विषय पर बात करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस वक्त आप अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दें। कोई हल्ला गुल्ला हो रहा हो, कोई शोर शराबा हो, आप पब्लिक में बैठे हो, आप अपने शॉप, ऑफिस, इंटरप्राइज में कस्टमर डील कर रहे हो, घर में टीवी के सामने बैठे हो, सब बंद कर दो। थोड़ी देर के लिए आज मेरी बात सुनो। आज एक इंसिडेंस हुआ। किसी एक मीटिंग में मैं बैठा था और वहां पर जितनी भी बातें हो रही थी मैं शांति से सुन रहा था। लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था वो ऑलमोस्ट 98% था और मेरा कंट्रीब्यूशन हार्डली 1 या 2% था, जबकि ग्रुप छोटा था, 6-7 लोगों का ग्रुप था। एक व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, उम्र में मेरे से डबल है, लेकिन एक तरीके से मेरे दोस्त हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं देश के। वो मुझसे कहते हैं कान में, पाटनी जी आपको पता है यहाँ पर गलत बात हो रही है, ये जो फैक्ट बता रहे हैं वो भी गलत है और जो थॉट प्रोसेस ले रहे हैं वो भी ऑप्टिमम नहीं है, ये अधजल गगरी छलकत जाए की बात हो रही है, उसके बाद भी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। और मैंने धीरे से उनको जवाब दिया, क्या मिलेगा सर, हरा के जाने दो, जब काम का टाइम आएगा तब बोलेंगे, अभी सुनते हैं मजे से। और वो भी मुस्कुरा पड़े और मैं भी मुस्कुरा पड़ा। बाद में चलते चलते वो मुझसे कहते हैं, ये फार्मूला आपको अपने वीडियो में शेयर करना चाहिए जरूर से, देश को इसकी जरूरत है। तो आज मैं आपसे इंटेलिजेंस वर्सेस विजडम, बुद्धि वर्सेस बुद्धिमत्ता पर कुछ कंपैरिजन छोटा सा प्रस्तुत करना चाहता हूं। ना ही एक्साइटिंग है, ना ही सस्पेंस है, ना ही मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा, ना ही कुछ क्रांतिकारी फॉर्मूले बताऊंगा, लेकिन यदि आपको मेरी बात समझ आ गई तो आपका घर और आपका व्यापार, आपका करियर, सब कुछ सुखी हो जाएगा, जीवन बहुत 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 आनंददायी हो जाएगा। तो बुद्धि और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और विजडम,
आइए इसका फर्क समझते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपैरिजन से। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटिल। साथियों, इंटेलिजेंस से आर्गुमेंट होते हैं, विवाद होते हैं, क्योंकि आप सिद्ध करना चाहते हैं आप राइट। दो इंटेलिजेंट आदमी के बीच कभी सुलह नहीं हो सकती और विजडम से विवाद सुलझते हैं। तो बताइए, इंटेलिजेंट होना अच्छा कि विजडम होना अच्छा? इंटेलिजेंस एक तलवार है। इंटेलिजेंस आजू बाजू वालों को घाव देता है, उनको आघात करता है, उनको उनकी हीनता की याद दिलाता है। विजडम कंफर्ट देता है, विजडम सुकून देता है, विजडम ये समझाता है कि नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, सब प्रकार के लोग हैं, क्या अच्छा है? वो जो आग देता है, जो घाव देता है, या वो जो हर किसी को सुकून देता है? इंटेलिजेंस अच्छा कि विजडम? इंटेलिजेंट आदमी महाज्ञानी होता है, उसको लगता है उसको सब कुछ आता है, उसका पूरा टारगेट दुनिया को यह दिखाना रहता है कि मुझे क्या आता है। और विजडम वाला आदमी ज्ञानी नहीं होता, वो हमेशा ये मानता है दुनिया में सीखने का इतना कुछ है, मैं तो सिर्फ इतना सा जानता हूं। यानी इंटेलिजेंट आदमी मेंढक होता है जो सोचता है कि ये कुआं जो है यही पूरा संसार है, और विजडम वाला सोचता है इतने बड़े महासागर में मिलने वाली मैं एक छोटी सी नदी हूं, मेरी क्या बिसात है। एक इंटेलिजेंट आदमी की सारी जिंदगी सिद्ध करने में निकल जाती है। वो हर जगह कोई ना कोई पॉइंट प्रूव करना चाहता है, जैसे कि उस मीटिंग में हो रहा था जहां पर वो 5-6 लोग जंग लड़ रहे थे, ये प्रूव करने के लिए मैं राइट हूं। और विजडम वाला आदमी जानता है पॉइंट प्रूव करके कोई मतलब ही नहीं, वहीं बोलो जहां शब्दों की कीमत हो, नहीं तो शांति रखो। क्या अच्छा है, इंटेलिजेंस या विजडम? एक इंटेलिजेंट आदमी क्या बोला गया है उसके आधार पे निर्णय लेता है, उसके आधार पे व्यक्ति को जज करता है। और एक विजडम वाला व्यक्ति क्या नहीं बोला गया है, व्हाट इज लेफ्ट अनसेड, उस आधार पर स्थितियों को जज करता है, क्योंकि वो जानता है जो बोला जाता है उसके परे भी बहुत कुछ होता है। बताइए क्या अच्छा है, इंटेलिजेंस या विजडम? इंटेलिजेंट व्यक्ति अपनी तेज मेमोरी की वजह से हर घटना को याद रखना चाहता है, छाप के रखना चाहता है, हर कड़वे अनुभव को अपने भीतर जगह देता है और उस कड़वाहट के आधार पर निर्णय करता है। इंटेलिजेंट पर्सन वांट्स टू होल्ड एवरीथिंग, वेयरएज जिसमें विजडम होता है ना, दे बिलीव इन लेटिंग गो, जो हुआ जाने दो, इतनी बड़ी जिंदगी है, देखा जाएगा यार, क्या याद रखना, भूल जाए। विजडम वाला आदमी क्या कहता है, जब हम किसी के लिए करें और यदि बहुत इच्छा हो किसी को बताने की, कहीं लिखने की, तो पानी पे लिखें या रेत पे लिखें, जिससे हवा उस रेत को उड़ा दे, पानी उसको बहा दे। और जब कोई हमारे लिए करे तो उसको चट्टान पे लिखें, ताकि हम आजीवन ना भूल पाएं। ये फर्क है इंटेलिजेंस और विजडम का। और साथियों, इस लाइन के साथ इस कंपैरिजन को मैं समाप्त करना चाहूंगा कि इंटेलिजेंट मैन प्रीचेस, वो सलाह देता है, भाषण देता है, सिखाता है। Whereas a man with wisdom reaches, he preaches as well as reaches, वो समझाता भी है और हाथ पकड़ के आपको पार लगाता है, जैसे हम लोग मेंटोरिंग में करते हैं। साथियों, यदि कॉलेज के डिग्रीज या इंटेलिजेंस से इंसान को नापेंगे तो कोई भी सफलता की कहानी शून्य से शिखर की नहीं बनेगी, कोई कहानी नहीं बनेगी। रिलायंस के धीरू भाई अंबानी से लेके अली बाबा के जैक मा तक, इनके पास कॉलेज की डिग्रियां नहीं थी, इनका आईक्यू मेजर नहीं हुआ, लेकिन इनके पास जो चीज थी वो चीज थी विजडम, विजडम, विजडम। कब, कहां, कैसे निर्णय लेना, कब बिना घबराए निर्णय लेना, कैसे रिस्क लेना, कैसे टीमें बनाना, कैसे लोगों को जोड़ना, कैसे सपने दिखाना, कैसे स्टोरी टेलिंग करना, ये इनके आर्ट थे, जो इंटेलिजेंस के आर्ट नहीं है, विजडम के आर्ट है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ कॉलेज की डिग्री, स्कूल के परसेंटेज और आईक्यू टेस्ट में कितना नंबर आया उस पे निर्णय मत लीजिए, विजडम बड़ा है। और यदि आपके भीतर विवेक है ना, यदि आपके भीतर बुद्धिमत्ता है, तो आप निश्चित रूप से जिंदगी में तरक्की करेंगे। साथियों, चाकू वही होता है, लेकिन उसी चाकू से एक व्यक्ति बहुत सफाई से मर्डर करता है और एक व्यक्ति बहुत सफाई से सब्जी काटता है। न्यूक्लियर पावर वही होती है, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर से पूरी दुनिया को रोशन किया जा सकता है और एक न्यूक्लियर पावर से
हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर तबाह हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये, विजडम और इंटेलिजेंस का फर्क दुनिया का सबसे बड़ा फर्क है, जिसको हम आज की डेट में इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन हर दिन चारों तरफ बनने वाली सक्सेस स्टोरीज, और आप कहेंगे पाटनी साहब आप पास्ट की बात कर रहे हैं, नहीं आप प्रेजेंट की बात। आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक कौन सी है? एप्पल, स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, ये सब के सब कॉलेज ड्रॉप आउट है। कौन सी डिग्री देखोगे, कहां पे परसेंटेज देखोगे? जो ठीक से कॉलेज ही नहीं पढ़ रहे हैं, जो वॉल्ट डिज्नी जैसा आदमी जिसका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, ये सब लोग जब सफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब डिग्री, कागजों, पोथी पत्रों के परे भी एक दुनिया है। यदि आपको लगता है आपके भीतर विजडम है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सफलता के लिए बने हैं। डिग्री विग्री एक साइड करिए, कॉलेज में बड़ा परसेंटेज नहीं आया एक साइड करिए। अरे मैं आपके सामने खड़ा हूं जिसकी पूरी स्कूली लाइफ फेलियर्स की मिसाल है, और आज मैं दुनिया के कोने कोने में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को कैसे बिजनेस करना सिखा रहा हूं। ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये विजडम है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार